हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम अध्याय 2 के भाग 4 को पढ़ने वाले हैं। इस भाग में हम गुरु बीजाणु जनन या मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। गुरु बीजाणु जनन या मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो स्टूडेंट, गुरु बीजाणु जनन या मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या होता है। गुरु बीजाणुओं या मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहा जाता है। तो लिख लेते हैं हम यहाँ पर, गुरु बीजाणु या मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। यह गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया पुष्प के मादा भाग जायांग के अंदर बीजांड के अंतर्गत संपन्न होती है। तो हम स्ट्रक्चर से, चित्र से हम इसको समझते हैं कि किस प्रकार से ये प्रक्रिया संपन्न होती है। ये पुष्प का मादा भाग जायांग, इस जायांग के अंदर बीजांड उपस्थित होता है। और इस बीजांड के अंदर होती है बीजांडकाय कोशिकाएं। बीजांडकाय कोशिकाएं या हम इन्हें न्यूसेलस भी कहते हैं, न्यूसेलस सेल। और इसमें उपस्थित होती है एक कोशिका जिसका नाम होता है अधस्तरी कोशिका या हाइपोडर्मल सेल। यह अधस्तरी कोशिका अपने अंदर समसूत्री विभाजन करके दो कोशिकाओं को निर्मित करती है। वो दो कोशिकाएं होती है बीजाणु जनन कोशिका और दूसरी होती है भित्तीय कोशिका। तो हम यहीं पर लिख लेते हैं, दूसरी कोशिका ये बनाती है और इनका नाम होगा बीजाणु जनन कोशिका या स्पोरोजिनस सेल इसे इंग्लिश में कहते हैं। और दूसरी होती है भित्तीय कोशिका या पेराइटल सेल। अब क्या होता है कि ये जो बीजाणु जनन कोशिका है, ये बीजाणु जनन कोशिका अपने आप में, खुद में, ये बिना विभाजन के ही गुरु बीजाणु जनन मात्र कोशिका की तरह कार्य करने लग जाती है। तो यह बिना विभाजन के गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की भांति कार्य करने लग जाती है। अब जब यह
बिना विभाजन के ही गुरु बीजाणु मातृ कोशिका की भांति या मेगास्पोर मदर सेल की भांति यह कार्य करने लग जाती है, तो यह आगे अर्धसूत्री विभाजन करती है। इसे हम शॉर्ट में गुरु बीजाणु मातृ कोशिका को हम मेगास्पोर मदर सेल भी कहते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि माइक्रो शब्द जो है वो लघु के लिए होता है। माइक्रो यह होता है लघु के लिए, यानी छोटे, और यह हम उपयोग करते हैं नर युग्मक के लिए। और मेगा शब्द जो है वो हम यूज़ करते हैं गुरु के लिए या बड़े के लिए, जो कि मादा युग्मक के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसीलिए तो हम जब नर युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया होती है तो उसे हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं या लघु बीजाणु जनन कहते हैं, और जब मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया होती है तो उसे मेगास्पोरोजेनेसिस या गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। तो यह डिफरेंस आपको ध्यान रखना है, माइक्रो और मेगा वर्ड किसके लिए उपयोग किया जाता है। अब इसी बीजांड के संरचना को हम यहाँ बना लेते हैं आगे। अब इसके अंदर जो बीजाणु जनन कोशिका है, यह गुरु बीजाणु मातृ कोशिका की भांति जब ये कार्य करने लग जाती है तो इसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। और दूसरी कोशिका है वित्तीय कोशिका। ये वित्तीय कोशिका ऐसी रहती है, इसमें कोई विभाजन नहीं होता है, ठीक है। तो अब इसके विभाजन के बारे में हम पढ़ते हैं। तो बीजाणु जनन मातृ कोशिका अपने अंदर विभाजन करके अर्धसूत्री विभाजन ये करती है, और हम जानते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन के एंड रिजल्ट में लास्ट में 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है और क्रोमोसोम या गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। तो जब इसमें विभाजन होगा तो यह 4 कोशिकाओं का निर्माण करेगी, एक टेट्राड का निर्माण ये करेगी। इन्हें हम कहते हैं गुरु बीजाणु या मेगास्पोर। ये मेगास्पोर हमेशा हेप्लॉइड होते हैं या अगुणित अवस्था में होते हैं, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या हमेशा एंड रिजल्ट में लास्ट में आधी रह जाती है। तो इन कोशिकाओं में जो गुणसूत्रों की संख्या है वो आधी है। अब ये जो कोशिकाएं हैं, इनमें से जो 3 हैं वो नष्ट हो जाती है और केवल एक ही क्रियाशील रह पाती है। क्रियाशील केंद्रक इसे हम कहेंगे। ये क्रियाशील, एक ही क्रियाशील कोशिका बचती है और यह कोशिका आगे समसूत्री विभाजन करती है और समसूत्री विभाजन करके आगे मादा युग्मक का निर्माण करती है, अंड कोशिका का निर्माण ये करती है। चलिए आगे इसको बना लेते हैं हम। चलिए यहाँ बना लेते हैं। अब जब इसके अंदर विभाजन होगा तो यह एक केंद्रक या एक कोशिका 1 से 2 कोशिकाएं निर्मित करेगी। इसके अंदर कौन सा विभाजन होगा? समसूत्री विभाजन होगा, और समसूत्री विभाजन होगा तो यह 1 से 2 हो जाएगी। अब इसमें से एक जो कोशिका है वह निभाग की ओर, ऊपर की ओर निभाग या चलेजा की ओर, और दूसरी जो कोशिका है वो बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल एंड की ओर चली जाती है। यह एक कोशिका यहाँ आ गई और एक कोशिका यहाँ आ गई। अब निभाग और बीजांड द्वार की तरफ उपस्थित कोशिकाओं में फिर से समसूत्री विभाजन होगा। जब इसके अंदर फिर से समसूत्री विभाजन होगा तो यह 2 से 4 कोशिकाओं को निर्मित करेगी।
ये 2 कोशिका इधर निभाग की ओर और 2 कोशिका बीजांड द्वार की ओर यहाँ पर निर्मित हो चुकी है। अब निभाग और बीजांड द्वार की ओर उपस्थित इन कोशिकाओं में एक बार फिर से समसूत्री विभाजन होता है और समसूत्री विभाजन करके ये कोशिकाएं 4-4 कोशिकाओं को निर्मित करती है निभाग और बीजांड द्वार की ओर। अब जब ये कोशिकाएं दोनों निभाग और बीजांड द्वार की ओर 4-4 कोशिकाएं निर्मित हो जाती है, तब इनका होता है अरेंजमेंट। ये अरेंजमेंट होता है मतलब इनकी व्यवस्था अब यहाँ पर निर्मित होती है। तो निभाग की ओर उपस्थित कोशिकाओं में से एक कोशिका निकलकर यहाँ पर केंद्रक की ओर मध्य की ओर आती है और दूसरी बीजांड द्वार की ओर उपस्थित कोशिकाओं में से एक कोशिका निकलकर मध्य की ओर या केंद्रक की ओर आती है। तो ये दोनों केंद्रक की ओर आने के बाद में एक साथ जुड़कर एक संरचना बनाते हैं जिसे हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई या द्वितीयक केंद्रक। द्वितीयक केंद्रक या पोलर न्यूक्लियाई। अब यहाँ पर ऊपर उपस्थित 3 कोशिकाएं इस तरीके से व्यवस्थित हो जाती है। इन्हें हम कहते हैं प्रतिमुख कोशिकाएं। प्रतिमुख कोशिकाएं या इंग्लिश में इसे एंटीपोडल सेल कहते हैं। नीचे बची हुई 3 कोशिकाएं इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाती है जो बीजांड द्वार की ओर उपस्थित होती है। इनमें से जो 2 साइड की होती है उन्हें हम कहते हैं सहायक कोशिकाएं। सहायक कोशिकाएं या इंग्लिश में इसे सिनर्जिड कहा जाता है। और बीच की जो कोशिका होती है उसे हम कहते हैं अंड कोशिका। यही मादा युग्मक होता है, इसे इंग्लिश में एग सेल कहा जाता है। तो ये जो व्यवस्था है बीजांड के अंदर, ये जो भ्रूणपोष बीजांड के भ्रूणकोश के अंदर ये जो व्यवस्था है इसे हम कहते हैं 7 कोशिकीय 8 केंद्रक। 7 कोशिकीय 8 केंद्रक। 8 केंद्रक स्टेज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि बीजांड के 7 कोशिकीय 8 केंद्रक स्टेज कौन सी होती है, चित्र से समझाइए। तो ये व्यवस्था 7 कोशिकीय 8 केंद्रक व्यवस्था कहलाती है। किस प्रकार से हम गिनकर देखते हैं। यहाँ पर कोशिका कितनी है, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 7 कोशिकाएं यहाँ पर हो गई और 8 केंद्रक 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 7 कोशिकीय 8 केंद्रक व्यवस्था। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर कोशिका 1 है लेकिन केंद्रक 2 है। ठीक है, ये पूरी मिलकर एक ही कोशिका है और केंद्रक 2 है। तो यह बहुत ही आसान प्रक्रिया है, आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। और अब क्या होता है कि जब निषेचन होता है, आगे हम पढ़ेंगे हमारे अगले भाग में निषेचन के बारे में हम पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो उसमें हम पढ़ेंगे कि जब नर युग्मक परागकोश से
मादा भाग के ऊपर स्टिग्मा या वर्तिकाग्र के ऊपर जब ये स्थानांतरित होता है तो वह वहाँ जाकर अंकुरित होता है, जर्मिनेट होता है और एक परागनलिका या पोलन ट्यूब का निर्माण करता है और पोलन ट्यूब के साथ में नर युग्मक आगे बढ़ते हैं और बीजांड तक पहुँचते हैं और बीजांड के अंदर बीजांड द्वार से परागनलिका इंटर होती है और इंटर होने के बाद में वो नर युग्मक यहाँ पर एक नर युग्मक, दो नर युग्मक उस परागनलिका में आते हैं। तो पहला नर युग्मक जो है वो फ्यूज़ करता है उस किसके साथ में संलयन करता है, वो करता है अंड कोशिका या एक सेल के साथ में। दूसरा जो नर युग्मक होता है वो करता है द्वितीयक केंद्रक के साथ में संलयन। तो इस तरीके से निषेचन की प्रक्रिया होती है और आवृत्त बीजी पौधे जो होते हैं उनमें दोहरा निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन उनमें पाया जाता है। एक निषेचन यहाँ पर होता है, दूसरा निषेचन यहाँ पर होता है। आशा है कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगले भाग में हम निषेचन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय।